हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, सबको मतलब गुप्त वंश से जितने थ्योरी होते हैं वो सारे कवर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। खासकर ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, यूपी एसआई, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस। मतलब वैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं हम। गुप्त वंश। गुप्त वंश सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। सात वंश के अंतिम शासक जो थे सातकर्णी, उनको पराजित करके गुप्त वंश की स्थापना की गई थी और श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। इनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, ये संस्कृत थी। श्रीगुप्त ने 6 महाजनपद को जीता था। श्रीगुप्त जो थे ये 6 महाजनपद को जीते थे तथा इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। घटोत्कच उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो शासक बने। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है किसी भी एग्जाम में कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अब समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था ये लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो था अगला शासक बना। अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त के महापराक्रमी होने के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महापराक्रमी था, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ये जिससे भी युद्ध लड़ता था जीत जाता था। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजय से प्रभावित होकर उसे नेपोलियन कहकर पुकारा था। फर्स्ट टाइम पे नेपोलियन इसको कह के पुकारा था, जो इतिहासकार है वी.ए. स्मिथ ने इसको नेपोलियन कह के पुकारा था। समुद्रगुप्त ने कविराज धर्मा प्राचीर बद्ध दौहित्र का जो उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसने कविराज का भी उपाधि धारण किया था, इसलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे संगीत का बहुत मतलब शौकीन था। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था तथा इसने सिक्के पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। पूछता है मतलब ये किसके शासनकाल पे सिक्के पे वीणा बजाते हुए देवी की मतलब मूर्ति अंकित है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसने ही अंकित करवाया था। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था ये विष्णु भगवान का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त का दरबारी जो था वो हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी और ये समुद्रगुप्त का दरबारी था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक बना वो चंद्रगुप्त द्वितीय बना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध हुआ। शक शासक जो थे उन पे विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जब ये शक शासकों पे विजय मतलब पा लिया था, उसके बाद ही इसने तुरंत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही जो चीनी यात्री फायान था वो भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछता है फायान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाया था। मतलब सबसे पहले अगर किसी ने इतिहास में चांदी का सिक्का चलवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे, अमर सिंह थे, बैताल भट्ट थे, धन्वंतरी थे। ये क्वेश्चन पूछता है धन्वंतरी कौन थे, तो ये प्रमुख चिकित्सक थे। शंकु थे, घटकर्प थे, छपड़क थे, वारामिहिर थे, वर रुचि थे। ये लोग थे इसके नवरत्न इनके शासनकाल में। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे तथा आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। कालिदास जो थे मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र की रचना जो थी वो विष्णु शर्मा ने की थी और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित यही पुस्तक थी पंचतंत्र तंत्र।
पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन पेट में पूछा भी है कि पंचतंत्र की रचना किसने की, तो पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको के एम मुंशी ने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो था भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला जो थी प्रभावती गुप्त थी, मतलब ये प्रभावती गुप्त जो थी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये ही एक महिला थी जो प्रसिद्ध थी। इनका विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ था। इनका जो विवाह था वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त शासक बना था। अब कुमारगुप्त कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। इसके बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद अगला शासक जो था वो स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। कृत्रिम झीलों का सबसे ज्यादा निर्माण स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का जो आक्रमण था वो शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त ने भारत पर हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था। मतलब जब हुड़ जो थे वो आक्रमण करते थे वो हार जाते थे स्कंदगुप्त से। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से ही संबंधित है। अजंता जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं। गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश जो है वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ये के एम मुंशी ने कहा था। तो ये थ्योरी हो गया। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो बताइए किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिशेर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी? पंचतंत्र की कथाएं जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने तंत्र की कथाएं लिखी थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय किया। अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त के द्वितीय काल में नवरत्न रहते थे, जैसे कालिदास हो गए, ये लोग वारामिहिर, ये लोग इनके शासनकाल में रहते थे। अमर सिंह, अभी हमने नवरत्न के बारे में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? अभी हमने आपको बताया भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक यही थे। अगला क्वेश्चन है खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य के दरबारी कवि यही थे, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो अभी हमने पढ़ा गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला प्रभावती गुप्ता थी। ऑप्शन बी सही है, प्रभावती गुप्ता। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। आप लोग इसको याद रखिएगा, बाय मिस्टेक में प्रिंट हो गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। अभी हमने पढ़ा आर्यभट्ट जो थे ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? अभी हमने सब पढ़ा है थ्योरी में, तो आप लोग आसानी होगा इसका आंसर करने में। तो ऑप्शन सी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो थी संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुड़ जो थे वो भारत पर आक्रमण करते थे, इन्हीं के टाइम पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, तो इन्होंने ही रोका था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश हमने पढ़ा कला और स्थापत्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अजंता की गुफाएं जो है ये भी गुप्त काल में ही बना था।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक ये थे कवि कालिदास। इन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था ये चीनी यात्री था, ये भारत आया हुआ था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाहियान जो था ये चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। के एम मुंशी ने कहा था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो था वो गुप्त काल था। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो मैंने आपको बताया फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो अभी हमने आपको बताया कुमार संभव महाकाव्य को की रचयिता जो है वो कालिदास थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की गुप्त शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगर पूछेगा क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब खराब कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी जो था वो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय पे मतलब आक्रमण किया था और उसको खराब कर दिया था, जला वला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना तो गुप्त शासकों ने करवाई थी, वो भी कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसमें पूछ रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला था और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए, थ्योरी करा दी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आगे की वीडियोस मैं भी बनाती रहूँगी। थैंक यू एवरीवन।